मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर के हैं 8 क्लास का लेसन नंबर 5 और ये है साउंड सेंसेशन फ्रॉम द एवियन ग्लेनी। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। वास्तव में मैंने आप लोगों को इसके विषय में बताया भी होगा पहले, क्योंकि ये जो साउंड होता है, साउंड का मीन्स होता है हमारा उस आवाज़ की वो बात कर रहे हैं, आवाज़। और सेंसेशन में इसका होता है हमारा सनसनी। और फ्रॉम का मतलब होता है से द एवियन ग्लेनी के से, जो एक ऐसी आवाज़, तो एक सनसनी आवाज़ एविलियन ग्लेनी से। तो देखिए एविलियन ग्लेनी से एक सनसनी आवाज़ वो कैसे आती है। और ये बड़ा सुंदर लेसन है, वास्तव में इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे, अच्छा है। देखिए कैसे वो एक सनसनी आवाज़ जो है वो कैसे आती है उसको, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि एक वो जो लड़की है, जो ग्लेनी है, इसका नाम हमने उसको रखा है, जो एविलियन ग्लेनी है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एविलियन ग्लेनी जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब डीप होती है। वो इस साउंड को सुन नहीं सकती थी, और फिर भी वो साउंड वो कैसे सुन पाती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति डीप हो जाता है और डीप होने पर वो म्यूज़िक को कैसे सुन पाएगा और कैसे बजा पाएगा, मतलब बहुत बड़ी बात होती है ऐसी चीज़ को करने के लिए कि कैसे उसको सुनेगा और कैसे उसे बजाएगा। पता है एक बहरे व्यक्ति के लिए कितना कठिन होता होगा। लेकिन जो एवलिन ग्लेनी है, पर इसने किसी भी तरह हार नहीं मानी और वो लगातार वो कार्य करती रही और एक दिन वो सफलता प्राप्त कर गई। तो इसी प्रकार बच्चों याद रखना कि हमेशा कि कोई भी कभी भी कोई काम बड़ा नहीं होता, तो जो चाहो जिस काम को आप कर सकते हो। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, पता करते हैं कि एवलिन ग्लेनी जो है वो किस तरह से, वो कैसे कैसे वो कार्य वो उस समय कर रही थी। देखिए उसने कहा, Russ, our crowd jostled for the positions on the underground train platform. A slight girl, looking the younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt a vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, but this spring the musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deep. देखिए उसने क्या कहा, रस, रस का मीनिंग हमारा उस भीड़ से है। रस कहते हैं जो एक भीड़ होती है, क्राउड होती है, उसको देखो यहाँ रस और क्राउड दिया है, तो भीड़ भाड़ की वो बात कर रहे हैं, यानी कि उस समय वो भीड़ की वो बात कर रहे हैं। तो ये क्राउड का मतलब भी भीड़ होता है, रस का मतलब भी होता है, तो दोनों का मीनिंग हमारा यही होता है। तो जिस समय प्लेटफॉर्म जो है वो खचाखच भरे हुए होते हैं, देखिएगा आप लोगों ने देखा होगा जब प्लेटफॉर्म पर आप लोग जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पर धक्का मुक्की होने लगती है, मतलब एक दूसरे से धक्का मुक्की करते रहते हैं। तो इसी प्रकार का वहाँ वो दृश्य वहाँ यहाँ पर जो है दिखाया गया है, बताया गया है कि द रस आवर क्राउड, जो रस थी, जो भीड़ थी, वो जॉस्टिल कर रही थी। जॉस्टिल का मीन्स होता है धक्का मुक्की करना, फॉर पोजिशन मतलब अपना स्थान पाने के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड होती है ट्रेन, प्लेटफॉर्म जो था वो अंडरग्राउंड था। अंडरग्राउंड का मीन्स होता है हमारा जो भूमिगत होता है, तो भूमि के नीचे जो अंडर होता है, जो ट्रेन प्लेटफॉर्म होता है, वो उसकी वो बात करें अंडरग्राउंड। तो यहाँ पे कहा रस और क्राउड्स जॉस्टिल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो उन्होंने कहा कि जो भीड़ थी वो भीड़ वो धक्का मुक्की हो रही थी स्थिति पाने के लिए, मतलब जगह पाने के लिए। और कहाँ पर वो, अंडर द ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी कि उस भूमिगत प्लेटफॉर्म पर। जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म है वो भी भूमिगत होता है, तो वहाँ पर धक्का मुक्की हो रही थी एक दूसरे के साथ। तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की, यानी कि ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट का मतलब सॉरी यहाँ हमारा पतली से है, या तो हरी क्या लो, ये पतली पतली है। तो एक पतली सी लड़की, लुक्ड यंगर देन, वो दिखने में थोड़ा यंगर दिखाई दे रही थी, देन हर 17 ईयर्स, उसकी जो एज थी वो लगभग कितनी थी, 17 ईयर्स थी, यानी कि 17 साल की उसकी उम्र थी। वाज नर्वस, नर्वस का मतलब था मतलब बेचैन होना, कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, या फिर भी एक्साइटेड थी, मतलब वो फिर भी एक्साइटेड थी, मतलब उत्तेजित थी। एज जैसे सी फेल्ट
द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। तो वो ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो महसूस करना चाहती थी उस वाइब्रेशन को। वाइब्रेशन का मतलब होता है उस कंपन को। और द अप्रोचिंग ट्रेन, जब वो ट्रेन पहुंचती है तो वो कैसे कंपन करती है, तो उसको वो देखना, मतलब उसको महसूस करना चाहती थी। तो इट वॉज हर फर्स्ट डे, उसका पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, जो एक प्रतिष्ठित एक रॉयल एकेडमी थी म्यूजिक म्यूजिक की, जो कि लंदन में थी। और ये क्या था, तो उसको उसका पहला दिन था ये। तो उसने ये भी कहा कि क्या था उसका, यद्यपि उसका पहला दिन था। आगे कहते हैं इट वाज हर फर्स्ट डे, उसका पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में, जो यहाँ पर हुआ था। तो उसका पहला दिन था, लेकिन क्या कर रही थी वो, एंड डाउंटिंग, डाउंटिंग का मतलब था डराने वाला, द एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फॉर्म। तो उसने ये कहा कि जो एनफ का मतलब होता है काफ़ी, ये और एनी टीनेजर, टीनेजर का मतलब होता है जो केवल 13 वर्ष से 19 वर्ष की अवस्था के बीच होते हैं, तो उन्हें हम लोग टीनेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें हम, जो टीनेजर होते हैं वो केवल उनकी जो उम्र होती है वो 13 से लेकर के और 19 तक की जो एज होती है उन्हें हम लोग टीनेजर बोलते हैं। तो उसने क्या कहा, लेकिन एनफ का मतलब तो काफ़ी, यानी टीनेजर। लंदन में उसको डराने वाले जो थे वो टीनेजर थे और फ्रेश थे, मतलब ताजे थे, फ्रॉम अ स्कॉटिक फॉर्म, जो स्कॉटिक फॉर्म थे। यानी कि उसने कहा कि स्कॉटिश फॉर्म फॉर्म तो उसने कहा कि जो स्कॉटिश फॉर्म, जो स्कॉटिश था, स्कॉटिश फॉर्म पर उत्पन्न किसी किशोरी के लिए पर्याप्त डराने वाला अवसर था। मतलब जो स्कॉटिश फॉर्म था तो उस पर किशोरी के लिए पर्याप्त डराने वाला स्थान था, क्या अवसर था उसे कह सकते हैं। बट लेकिन दिस एस्प्रिंग द म्यूजिशियन द फेस्ड अ बिगर द चैलेंज। और लेकिन फिर भी एस्प्रिंग, एस्प्रिंग का मतलब था संगीत जो है जो संगीतज्ञ बनने की इच्छुक लड़की। देखिए, बट लेकिन ये जो ऐसी थी, इतना कुछ करने के बाद, जब वो डीप थी, डीप होने के बाद भी फिर उसकी इच्छा थी कि वो उस संगीत को सीखे। देखिए, जब कोई व्यक्ति डीप हो जाता, डीप होने के बाद वो संगीत क्या कुछ चीज़ नहीं सुनना चाहता, तो फिर भी वो संगीत सुनने की इच्छुक थी। तो उसने कहा एज स्प्रिंग द म्यूजिशियन, तो यहाँ पर हमारा संगीतज्ञ बनने की इच्छुक। फेस्ड आ बिगर चैलेंज, इसने एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना किया। देन द मोस्ट, और भी ज़्यादा अधिक। सी वाज प्रोफाउंडली डीप, वो बहुत ज़्यादा कैसी हो गई, डीप हो गई। डीप का मतलब हमारा हो मतलब जैसे कहते हैं कि कोई सुन ना पाना, बहरा हो जाना, जो गंभीर रूप से बहरी थी, लेकिन अधिकांश लोगों की अपेक्षा कहीं बड़ी चुनौती का सामना करना था। देखिए आगे, द Evelyn the Glennie loss of hearing had been the gradual. Her mother noticed that something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she did not move. I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie, for quite a while. Evelyn managed to conceal her growing the deafness from the friends and teachers, but by the time that she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged uh, her parents to take her to a specialist. It was the discovered then that her hearing was severely or impaired as a result of gradually never damage. They were advised that she should be fitted with the hearing aids and sent to school for the deaf, or इसने कहा everything suddenly looked black, says Evelyn. ध्यान देंगे, देखिए वो क्या कहना चाहती है कि जब एविलियन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग, जब वो एविलियन ग्लेनी जो है अपनी सुनने की जो पावर है, जो शक्ति है, उसको खो देती है। और हैड बीन द ग्रेजुअल, वो धीरे 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 क्या करती है, वो अपनी सुनने की जो पावर होती है, जो क्षमता होती है, तो उसको वो खो देती है। तो हर मदर, उसकी माता को रिमेंबर होता है, मतलब उसकी माता को याद आता है, वो नोटिस करती है, इस बात पर ध्यान देती है कि समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ तो गलत चल रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है।
तो व्हेन मीन्स जब द 8 years ओल्ड, जब इवलिन इवलिन जब उस समय 8 साल की थी, तो इवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो वो पियानो के से खेल रही थी। जब वो 8 साल की थी तो वो क्या कर रही थी, उस पियानो से खेल रही थी। तो दे कॉल्ड हर नेम, तो उन्होंने उसका नाम पुकारा। एंड सी डिड नॉट मूव, पर लेकिन उसने कुछ नहीं सुना, कोई मूवमेंट नहीं हुआ उसमें। जब उन्होंने उसका नाम पुकारा पर उसने कोई जवाब ना दिया या उसने कोई चीज़ नहीं सुनी। तो आई सडनली रियलाइज, कि मुझे एहसास हुआ किसी हैड नॉट हर्ड, कि वो नहीं सुन सकी। मुझे पता चल गया कि वो नहीं सुन सकी। तो सेज इजाबोल ग्लेनी, जो इजाबोल ग्लेनी है उसने कहा, जो उसकी मदर है। तो फॉर द क्वाइट अ वाइल, जबकि यानी कि उसने थोड़े समय के लिए बात किया, फॉर अ क्वाइट अ वाइल, जबकि थोड़े समय के लिए एविलियन द मैनेज टू कंसील हर ग्रोविंग डिफनेस फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो एविलियन जो है वो मैनेज करती रही उस बात को, किसको, कंसील, छिपाने के लिए। वो छिपाती रही अपनी उस ग्रोविंग, बढ़ती हुई डिफनेस, उसका बढ़ता हुआ बहरापन, वो उसको छिपाती रही। पर लेकिन किस किस से, अपने दोस्तों से, अपने अध्यापकों से वो उसको छिपाती रही, उसको मैनेज करती रही। पर जब लेके पता तो चल ही जाता, लेकिन उसकी माता ने उस बात को नोटिस कर लिया कि मैंने इसको कई आवाज़ दी है और इसने मेरी आवाज़ को नहीं सुना है। बट लेकिन द बाय द टाइम द सी वाज 11 हर मार्क्स, जब वो उसने वो 11 की हो गई तो हैड उसने कहा डेट्रेटेड मीन्स हमारा होता है खराब हो जाना, डेट्रेट का मीन्स होता है हमारा यहाँ खराब हो गई। तो वो 11 ईयर्स में क्या हो गया था, वो ख़राब हो गई। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, अब उसके जो हेड मिस्ट्रेस थी, मतलब जो उसकी प्रिंसिपल, और वो कह लो कि जो हेड थी वहाँ की, जो मुख्य थी, मतलब हेड टीचर की वो बात करें तो उसकी हेड टीचर ने अर्ज किया, निवेदन किया उसके पेरेंट्स से, उसके माता पिता से निवेदन किया टू टेक हर आ स्पेशलिस्ट, की उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाएं या उसको दिखाएं। इट इज वाज देन डिस्कवर्ड, ये खोज हो चुकी है, मतलब उसको पता चल चुका है दैट की हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड, कि उसकी जो सुनने की शक्ति है वो कैसी होता है, कमज़ोर हो गई है, इसलिए आप इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तो एज अ रिज़ल्ट, जब उसका रिज़ल्ट आया तो ग्रेजुअल, यहाँ देखिए, तो ग्रेजुअल मीनिंग, आपको मीनिंग पहले भी बताया था, धीरे धीरे। ग्रेजुअल का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे। तो उसने कहा नेवर डैमेज, वो धीरे धीरे मतलब डैमेज नहीं होगी कभी भी। पर इसलिए वो कहना चाह रहे हैं इसको अभी दिखा दो, अभी दिखाने में फ़ायदा है, उसके बाद ये कभी भी डैमेज नहीं होगी, क्योंकि सुनने की शक्ति इसकी धीरे धीरे डैमेज हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो दे वार एडवाइस, को उनको सलाह दी गई दैट की दे शुड बी फिटेड, वो फिटेड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए विद हियरिंग एड्स, जो भी उसके हियरिंग एड्स हैं तो वो उसको सुनने में वो सब ठीक हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड द सेंट टू स्कूल, या फिर उन्हें कहा कि भाई या फिर एक काम करो उसे, या फिर किसी जो डिफो का स्कूल होता है तो वहाँ पर इसको भेज दो। तो उसने कहा एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज 11, तो उसने कहा 11 कहती है कि प्रत्येक चीज़ें उसे अचानक से कैसी लिखती हैं, लुक्ड ब्लैक, उसको सारी चीज़ें ब्लैक ब्लैक उसको दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई दे रही हैं उसको, ब्लैक ब्लैक सी उसको दिखाई दे रही हैं, मतलब समझो कि जो सारी चीज़ें काली काली दिखाई दे रही हैं उसको। बट लेकिन द एविलियन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, सी वाज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discovered her, but uh, percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by the turning to large drums, two different notes. Don't Erika, don't listen through your ears. He would say, try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. The Forbes repeated the exercise. As soon Evelyn discovered that she could sense a certain notice
नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। द रस्ट वाज अ शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। देखिए क्या कहती है वो, बट इवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन ये सब इवलिन ने ये सब करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया उसको कि भाई मुझे नहीं वहाँ पर जाना। लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं, आगे क्या कहते हैं, फिर भी वो मना कर देते हैं कि भाई मुझे नहीं करना। तो पर यूलिन हार मानने को तैयार ही नहीं थी, कि उसने मना कर दिया कि मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे नहीं हार मानना है। तो लेकिन वो क्या होता है, तो वो कहती है सी वाज डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। फिर भी उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि मुझे अब नॉर्मल लाइफ को जीना है। एंड देखिए यहाँ पर परस्यू का मीन्स होता है, यहाँ पर उसने कहा जो परस्यू होता है, परस्यू का मीनिंग हमारा यहाँ पर जो उसने दिया है अनुसरण करना होता है। परस्यू का मीन्स होता है हमारा अनुसरण करना। तो उसने कहा यहाँ पर अनुसरण करती है हर इंटरेस्ट, अपने उसको इंटरेस्ट को इन म्यूज़िक और भी ज़्यादा, वो मतलब कहना है म्यूज़िक में अपना और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बना लेती है कि बस मुझे अब यही इसमें ही अपना सीखना है सब कुछ, मुझे और कुछ नहीं करना, अब मुझे म्यूज़िक में अपना इंटरेस्ट बढ़ाना है। तो वन डे एक दिन क्या होता है, सी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग। तो एक दिन क्या होता है, वो लड़की को देखती है, नोटिस करती है, ध्यान देना होता है नोटिस का मीनिंग। तो एक दिन वो क्या करती है, एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखती है, या उसके ओर ध्यान जाता है उसका। एंड और द डिसाइडेड, और निर्णय ले लेती है दैट कि सी वांटेड टू प्ले, कि मैं भी इससे खेलूंगी। टू टू का मतलब बी, कि मैं भी इससे खेलूंगी। जब वो जाइलोफोन से खेल रही होती है एक लड़की, तो उसको देख लेती है वो, तो वो कहती है कि मैं भी इसके साथ खेलूंगी, मैं भी यही जाइलोफोन बजाऊंगी। तो मोस्ट ऑफ द टीचर, अब वो अधिकतर जो लोग हैं डिस्करेज करते थे उसको, उस लड़की को, मतलब हर कोई उसका साहस बढ़ाता था, पर लेकिन कोई उसका साहस नहीं बढ़ाता था। जितने भी टीचर होते थे, अधिकतर जो टीचर होते थे उसको डिस्करेज करते थे, हतोत्साहित करते थे, मतलब उसको निराश करते थे। हर बट ये लिखा है परसोनिस्ट। देखिए यह परकुनिस्ट, परकुनिस्ट यहाँ पर हमारा मीनिंग है जो तबलची होते हैं, जो तबला वादक होते हैं, मतलब उसकी वो बात करते हैं। ड्रोन फॉरवर्ड्स होते हैं, तो वो ड्रोन फॉरवर्ड से एक क्या होते हैं, एक तबला वादक होते हैं जो उसको स्पॉटेड कर लेते हैं। स्पॉटेड का मतलब होता है उसे भाप लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है हर उसका पॉइंटियल। पॉइंटी का मतलब होता है पर शक्ति कह लो या सामर्थ्य है, और शक्ति और सामर्थ्य का उसका पता चल जाता है। किसको पता चलता है, जो रोन फॉब्स होते हैं उनको इस बात का पता चल जाता है। तो आगे कहते हैं कि बिगेन टू टर्निंग टू लार्ज ड्रम। तो वो क्या करते हैं, एक धुन बजाना, टर्निंग का मतलब होता है धुन बजाना। तो ये बिगेन टू, वो धुन बजाना आरंभ करते हैं, वो भी टू लार्ज ड्रम, दो बड़े बड़े ड्रम से वो धुन बजाना शुरू करते हैं, और डिफरेंट नोट्स, और अलग अलग नोट्स में। तो धुन उसने कहा डोंट लिसन, कि कुछ मत सुनो, थ्रो द योर ईयर्स, कि तुम अपने कानों से कुछ मत सुनो। ही वुड से, वो उससे ऐसा कहते हैं कि ट्राई टू सेंस, केवल सेंस करो इट, उसको केवल उसको समझो, मतलब सेंस करो उसकी। तो सम अदर वे, कुछ ना कुछ तरह से। तो सेज इवलिन, इवलिन कहती है सडनली, अचानक से उसे रियलाइज़ होता है, उसे एहसास हो जाता है कि आई कुड फील, कि मुझे महसूस हो रहा है द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि जो मेरी कमर से ऊपर का है जो ड्रम है, मैं उसको महसूस कर रही हूँ। एंड द लोअर, और जो निचले वाला है ड्रम है उसको भी, क्योंकि उसने दो ड्रम रखे थे, एक तो ऊंचा ड्रम था, एक नीचा ड्रम था। तो दोनों ड्रम को वो महसूस करती है, जो ड्रम बजते हैं। तो जो उसका कंपन होता है तो ऊपरले भाग में जाता है उसके बॉडी के, और जो छोटा ड्रम होता है तो उसके नीचे की ओर कंपन करता है, तो इसलिए वो दोनों को महसूस करती है। फिर क्या होता है, एंड सोनो, जल्दी ही वो क्या करती है, इवलन डिस्कवर्ड। तो इवलन जो है उसको खोज लेती है। तो सॉरी यहाँ पर क्या आते हैं हम, तो यहाँ पे लिखा था उसने अप एंड द लोअर फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और नीचे की ओर, यानी कि ऊपर की ओर भी कह रहा था और नीचे की ओर भी, दोनों ड्रम को वो उसको बजाते हैं। तो फॉब रिपीटेड द एक्सरसाइज। अब फॉब, जो फॉब्स होते हैं वो उसको रिपीटेड करते हैं। रिपीट का मतलब होता है उसका दोहराना, एक्सरसाइज को, उस एक्सरसाइज को बार बार दोहराते हैं, मतलब बार बार उसको ऐसा करते हैं। तो एंड सोनो, बहुत जल्दी ही जो इवलिन है वो उसको खोज लेती है, दैट शी वुड सेंस, उस सेंस को महसूस करने के लिए उसको खोज लेती है। उसको पता चल जाता है कि सर्टेन, निश्चित हो जाता है कि नॉट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। अब उसके अलग अलग पार्ट में वो उसको नोट्स अपना ध्यान दे देती है कि भाई मुझे ऊपरले से भाई ये म्यूज़िक आएगा, और जो हमारा निचला बॉडी होगा उस पर अलग आएगा। तो इस प्रकार वो ध्यान देना शुरू कर दे, तो उसे सब चीज़ें महसूस होने लगती हैं। तो आई हैड लर्न टू ओपन
माई माइंड, और मैंने क्या किया, मैंने सीखा, अपने माइंड को खोला और मैंने उनसे सीखा। एंड बॉडी टू साउंड, मैंने बॉडी से सीखा, मैंने अब अपने कानों से नहीं मतलब सुना उसको कैसे बजाना, क्या करना, किस तरह से करना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने केवल अपनी बॉडी से उस साउंड को सीखा है। तो उसने कहा एंड वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन, क्योंकि वाइब्रेशन आती थी तो उस वाइब्रेशन से उन्हें पता चल जाता था कि ये कौन सी ध्वनि आ रही है, किस तरह की है। तो द रेस्ट, उसने कहा द रेस्ट वाज सीर, ये केवल होता है, इसका सीर का मीन्स होता है केवल या निरा कह लो। वो केवल एक निरा था और डिटर्मिनेशन उसके की केवल एक दृढ़ निश्चयता थी एंड हार्ड वर्क, उसका कठिन परिश्रम था ये। उसने कहा सी नेवर, वो कभी नहीं बैक फ्रॉम द दैट पॉइंट ऑनवर्ड, वो कभी भी उस अपने प्रगति पॉइंट से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती थी। उसने कहा जो उसका प्रगति का जो पॉइंट होता था उससे वो कभी पीछे उसके मुड़ कर नहीं देखती थी, वो लगातार वो आगे बढ़ती रहती थी और जो पीछे कभी नहीं देखती तो क्या उसके साथ घटित हुआ क्या नहीं हुआ। तो सी नेवर लुक्ड, वो कभी नहीं देखती थी बैक, पीछे, वो कभी पीछे नहीं देखती थी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, वो हमेशा अपने आप जो प्रगति की ओर देखती रहती थी, वो आगे बढ़ने के लिए सोचती रहती थी। सी टूर्ड, उसने क्या किया था, टूर द यूनाइटेड किंगडम विद आयोत ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा में तो होता है साजबाज बोलते हैं। एंड बाय द टाइम सी वाज 16 सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। तो देखो उसने क्या कहा कि उसने अपने जीवन को संगीत को समर्पित करने का एक निश्चय कर लिया था। तो उसने क्या किया था, देखिए सी टूरिड द यूनाइटेड किंगडम, उसने टूर किया था यूनाइटेड किंगडम का विद आ यूथ, उस यूथ के साथ में वो भी ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा का मतलब था साजबाज के साथ। एंड बाय द टाइम, उसी समय सी वाज 16, उस समय वो 16 साल की थी। तो सी हैड डिसाइडेड, तो उसने निर्णय कर लिया था टू मेक द म्यूज़िक हर लाइफ, उसने अपने जीवन में म्यूज़िक को निर्णय ले लिया था कि बस मुझे म्यूज़िक को सीखना है, मुझे क्या करना है, मुझे बस केवल उस म्यूज़िक को सीखना है। तो आगे क्या कहते हैं वो, सी अरे यहाँ देखिए जो ऑडियंस होते हैं, ऑडियंस का मतलब था श्रोताओं के जो अंश के समक्ष एक छोटा सा प्रदर्शन करना, जो श्रोतागण होते हैं उनके सामने एक छोटा सा प्रदर्शन करना सब बोलते हैं। तो उसमें कुछ ऑडियंस होते हैं तो उनके सामने और उसने एक छोटा सा प्रदर्शन किया था फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक वहाँ पर, एंड स्कोर्ड वन ऑफ था। तो देखिए उसने उस रॉयल अकेडमी में एक अच्छा प्रदर्शन किया था, किसने, उस एवेलिन ग्लैनी ने। तो उन श्रोताओं के सामने जो श्रोतागण होते हैं एक समझ एक छोटा सा प्रदर्शन करना, वो भी किस कहाँ पर, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक की एक रॉयल अकेडमी होती थी, एक शाही होती थी जिसमें उसने एक प्रदर्शन किया था। एंड स्कोर्ड वन ऑफ, उसमें 20 स्कोर सबसे बढ़िया किया था। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी के साथ